राधे राधे फ्रेंड्स। माया विराट की तरफ देखकर बोली, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? विराट माया से बोला, अभिषेक मेरे ऑफिस में आया था, इसने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में, हमारे पास्ट के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, तुम पर हुए हमले के बारे में और तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में भी सब कुछ। तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, पर बहुत मुश्किल था मेरे लिए यकीन करना। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी अपनी मॉम मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेलेंगी। अभिषेक माया से बोला, आई एम सॉरी माया, मैं जानता हूँ तुमने मना किया था मुझे, लेकिन मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता। मुझे पहले शक हो गया था जब उन लोगों ने तुम्हें अकेले बुलाया, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं विराट को सब कुछ बता दिया। माया कुछ नहीं बोलती। विराट खुशी को देखता है जो टिमटिमाती आंखों से उसे देख रही थी। खुशी को देखकर विराट के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या ये मेरी बेटी? माया हाँ में सर हिला देती है। विराट की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। नो डाउट कि खुशी उसी की बेटी थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ उसके जैसी थी। विराट माया से बोला, क्या मैं इसे? वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। माया समझ जाती है, खुशी को विराट की बाहों में दे देती है। खुशी को अपनी बाहों में लेने के बाद विराट उसे अपने सीने में अजीब सी हलचल महसूस होती है और उसे सुकून देती है। वह खुशी को अपने गले लगा लेता है और जोर से, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। माया, इसका नाम क्या है? माया विराट से बोली, खुशी। विराट को खुशी की बीमारी का पता चलता है और एकदम से उसके सीने में दर्द उठता है। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी छोटी सी बच्ची इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। विराट माया और खुशी को लेकर अपने घर चला जाता है। विराट को ऐसा लग रहा था जैसे उसका अधूरा सा वह पार्ट पूरा हो गया, उसे उसकी फैमिली मिल गई, वह कंप्लीट हो गया। कुछ महीने बीत जाते हैं। विराट खुशी का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाता है। उसका इलाज शुरू हो जाता है। विराट को जब पता चलता है कि माया फिर से प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने माया और अपने दोनों बच्चों की देखभाल में लग जाता है। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ यही मायने रखते थे और कुछ भी नहीं। जल्द ही विराट माया से शादी कर लेता है और पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी एक्सेप्ट करता है। विराट जेल में जाता है जहां अनुष्का और सुभद्रा को रखा गया था। वह वहां उनसे एक आखिरी बार मिलने जाता है। विराट को वहां देखकर अनुष्का और उसकी माँ सुभद्रा एकदम से खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद विराट उन्हें छुड़वाने आया है। वह भागकर विराट के पास पहुंचते हैं। सुभद्रा विराट से बोली, मुझे पता था तुम जरूर आओगे विराट, मुझे लेने के लिए। विराट, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अनुष्का भी विराट का हाथ पकड़कर बोली, विराट हमें यहाँ से ले चलो प्लीज, हम यहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है। विराट अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला, मैं यहाँ तुम दोनों को लेने नहीं, एक आखिरी बार तुम दोनों से मिलने आया हूँ। तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, अपनी माया और अपने दोनों बच्चों के साथ। मैंने माया के साथ शादी कर ली। आप दोनों ने जो कुछ मेरे साथ किया, मेरी माया के साथ किया, उसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। अब आप यहीं पर ही रहो। विराट की बात सुन सुभद्रा और अनुष्का का कलेजा फट जाता है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विराट सुभद्रा से बोली, क्या तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आता अपनी माँ पर? इतने पत्थर दिल तुम कैसे हो सकते हो? तुम्हें मैंने पैदा किया है, मैं तुम्हारी माँ हूँ विराट। यह सुनकर विराट एक कड़वी सी मुस्कान के साथ बोला, शायद इसलिए आपको लगा कि आप मेरी जिंदगी पर हक रखती हैं। मेरी हर एक चीज पर आपका हक है, इसलिए तो आपने मुझे वह दवाइयाँ दी थी ना जिससे मेरी याददाश्त कभी ना लौटे। इसलिए तो आपने माया को मेरी जिंदगी से इतनी बेदर्दी से निकाला था, और वह भी उस हालत में जब वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसलिए तो आपने इस लड़की को मेरी बीवी बना दिया, जिसके साथ मेरी शादी कभी हुई ही नहीं, है ना? बहुत प्यार करती है ना आप मुझे, इसलिए आपने यह सब किया, है ना? बिना इस बात की परवाह किए कि आपका बेटा क्या चाहता है, उसकी खुशी किस में है। आपने मुझसे सिर्फ अपना मतलब निकाला है। आपने कभी मेरी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा। आप जैसी माँ होने से अच्छा किसी की माँ ही ना हो। आप तो माँ के नाम पर कलंक हैं, कलंक। सुभद्रा का दिल यह सुनकर टूट जाता है। विराट उन दोनों को बोला, गुड बाय, अब दोबारा मैं आप लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहूंगा और ना ही शक्ल देखने आऊंगा। विराट वहां से चला जाता है। अनुष्का चिल्लाती रहती है, विराट विराट विराट, हमें ऐसे छोड़ के मत जाओ विराट, प्लीज ऐसे मत जाओ विराट।
सुभद्रा अपने घुटनों पर गिरकर रोने लगती है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, यह सब मेरी वजह से हुआ। मेरा ही बेटा मुझसे नफरत करता है, मैंने अपने ही हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं। विराट और माया को उनका दूसरा बच्चा भी हो जाता है, जिसका नाम वह अकाय रखते हैं। अकाय एक लड़का है, खुशी का भाई। उसके इस दुनिया में आने से खुशी की बीमारी भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब वह भी एक हेल्दी नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। खुशी और अकाय दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। अपने दोनों बच्चों को इस तरह देख माया और विराट को बहुत सुकून मिल रहा था और वो बहुत सुकून से जी रहे थे। माया बहुत खुश थी, उसकी फैमिली जो कंप्लीट हो गई थी। विराट की याददाश्त भी काफी हद तक लौट आई थी। सुबह सुबह विराट सो रहा था, तभी उसे अपनी छाती पे हल्का सा वजन महसूस होता है। वह अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें खोलते ही उसकी आंखों के सामने एक प्यारा सा चेहरा उसे दिखाई देता है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा था, उसकी बेटी खुशी का। गुड मॉर्निंग डैडा, आप अभी तक सो रहे हैं? हमें पिकनिक पर जाना है। खुशी की तोतली सी आवाज सुन विराट मुस्कुराकर अपनी बाहों में भरकर बोला, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। तभी माया अकाय को गोदी में लिए हुए कमरे में एंटर करती है। विराट, मैं तुम्हें 3 बार उठा चुकी हूँ, जल्दी करो। देखो ना, खुशी कब से जिद कर रही है, हमें पिकनिक के लिए निकलना है, लेट हो जाएंगे। विराट उठकर बैठ जाता है और खुशी को अपनी गोद में खिलाने लगता है। हाँ, बस अभी तैयार होकर आता हूँ। उसके बाद वो खुशी को किस करके बोला, तुम फटाफट मम्मा की हेल्प करो सामान पैक करने में। डैड अभी तैयार होके आते हैं, अभी थोड़ी देर में। विराट नहा धोकर तैयार होकर नीचे आता है। यहाँ पर माया, अकाय, खुशी उसका इंतजार कर रहे थे। विराट उनके पास आकर तीनों को एक साथ हक कर लेता है। माया मुंह बनाकर बच्चों की तरफ इशारा करती है। विराट समझ जाता है। वह दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लेता है। उसके बाद दोनों को किस करता है। अकाय बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल अपनी माँ पर गया था, और खुशी बिल्कुल अपने पापा पर गई थी। दोनों ही बच्चे हद से ज्यादा प्यारे थे और खूबसूरत थे। विराट माया से बोला, सामान रख दिया ना गाड़ी में? माया, हाँ, मैं सर हिला देती है। तो चलो फिर चलते हैं पिकनिक पर। आई एम सुपर एक्साइटेड। माया मुस्कुरा देती है। हाँ, दिख रहा है बाप बेटी कितने एक्साइटेड हो। अब चलो। इसके बाद सब लोग गाड़ी में बैठकर फैमिली पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। पिकनिक जाने से पहले वह एक जगह पर रुकते हैं। खुशी अपने पापा की गोद में थी और अकाय अपनी मम्मा की गोद में था। वह लोग कब्रिस्तान पहुंच गए थे। खुशी अपने पापा से बोली, डैडा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम तो पिकनिक पर जाने के लिए निकले थे ना। विराट ने मुस्कुराकर कहा, हम यहाँ मेरे और आपके ग्रैंडपा से मिलने आए हैं। खुशी बोली, ग्रैंडपा यहाँ रहते हैं? हाँ, वो यहीं आपका वेट कर रहे हैं। खुशी ये सुनकर मुस्कुरा देती है। मुझे भी मिलना है ग्रैंडपा से। विराट उसके सर पर किस करता है। उसके बाद विराट उन सबको लेकर अंदर अपने दादाजी की कब्र पर चला जाता है। वैसे तो हिंदुओं में कब्र की प्रथा नहीं है, पर विराट के दादाजी चाहते थे उसकी कब्र ही बनवाई जाए, ताकि आगे उसकी पीढ़ियां उनसे मिलने आती रहें। विराट खुशी और अकाय को उस कब्र को हाथ लगवाता है। खुशी, बेटा ग्रैंडपा को हाय बोलो। खुशी तोतली सी आवाज में बोली, हाय ग्रैंडपा। उसके बाद विराट अपने दादाजी से कहता है, अपने परपोती और परपोते से मिलिए ग्रैंडपा, देखो कितने सुंदर हैं दोनों, मुझ पर और माया पर गए हैं। माया मुस्कुरा देती है और विराट के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है। आई एम सॉरी ग्रैंडपा, आपने मेरे लिए जो फैसला लिया था वह दुनिया का सबसे अच्छा फैसला था, पर उसे समझने में मैंने बहुत देर कर दी। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपने जो मेरे लिए चुना है उस हीरे को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। यह बोलकर विराट माया को अपनी बाहों में भर लेता है। इमोशनल होकर माया की आंखें भर आती हैं। माया ग्रैंडपा से बोली, आपने मुझे अपने घर की बहू बनाकर जो भरोसा मुझ पर किया है, आई प्रॉमिस उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं आपके पोते और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को हमेशा खुश रखूंगी। विराट ने कहा, हम हर साल आपसे यहाँ मिलने आया करेंगे ग्रैंडपा, अपना ख्याल रखना। दोनों कब्र पर कुछ देर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद विराट खुशी को बोलता है, खुशी बेटा अब ग्रैंडपा को बाय बोलो। खुशी और अकाय हाथ हिलाकर बाय करते हैं और विराट के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर पूरी फैमिली को लेकर वहां से निकल जाता है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी का एंड है, हैप्पी एंडिंग, पर आप लोगों की हैवी डिमांड की वजह से हमने ये स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट
स्टार्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग प्लीज इसे भी अपना प्यार ऐसे ही दीजिएगा। विराट का नया रूप। सुबह सुबह खिड़की से आ रही रोशनी बिस्तर पर सो रहे एक हैंडसम से इंसान की नींद में खलन डालती है। वह इंसान धीरे से अपनी आंखें खोलकर नींद से जागता है, उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है और शांत होकर खिड़की की तरफ देखने लगता है जहां एक चिड़िया आकर बैठी थी। कुछ अच्छा चहचहाकर इधर उधर उछलने के बाद वह फिर से हवा में उड़ गई। बिस्तर पर वह इंसान कुछ देर कमरे में फैले हुए सन्नाटे में चुपचाप बैठा रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वह हैंडसम सा इंसान खड़ा होता है और सीधा बाथरूम की तरफ चला जाता है। विराट बाथरूम से निकलता है, अपने कपड़े पहनता है और अपना मोबाइल उठाकर समय देखता है। आईने में खुद को तैयार करके वह ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडे थे, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रोबोट हो। कोई एक्सप्रेशन, कोई जज्बात उसके चेहरे पर नहीं थे। नीचे सुभद्रा नौकरों से बोल रही थी, जल्दी जल्दी खाना लगाओ, विराट के ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। तुम्हें पता है ना, उसे देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नौकर फटाफट यहाँ वहाँ भागकर खाना लगा रहे थे। तभी दो प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चे हॉल में आते हैं। लड़की 7 साल की थी और लड़का 5 साल का। छोटे से लड़के ने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ रखा था। यह लड़की कोई और नहीं, विराट और माया की बेटी खुशी थी और ये लड़का उन दोनों का बेटा अकाय था। सुभद्रा फटाफट खाना लगवा रही थी, तभी उसकी नजर खुशी और अकाय पे पड़ी। वह दोनों के पास जाती है। अरे तुम लोग उठ गए, अच्छी बात है, चलो नहा धोकर फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, इसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेना, फिर स्कूल भी तो जाना है ना बेटा। सुभद्रा एक नौकरानी से बोली। अच्छा सुनो, बच्चों को जल्दी से तैयार कर दो। ठीक है, मैं तब तक इनका टिफिन तैयार करवा देती हूँ। खुशी अपने सर पर हल्का सा हाथ मारते हुए बोली, ओहो दादी, आप बूढ़ी हो गई हो, आपको कुछ याद भी नहीं रहता। खुशी की बात सुनकर सुभद्रा कंफ्यूजन में खुशी की तरफ देखकर बोली, मुझे क्या याद नहीं है खुशी, मैं क्या भूल गई हूँ? खुशी ने जवाब दिया, यही कि आज हॉलीडे है, आज छुट्टी है दादी, स्कूल नहीं जाना। खुशी की बात सुनकर सुभद्रा अपना सर पकड़कर बोली, अरे बाप रे, मैं तो सच में बूढ़ी हो गई हूँ, भूल ही गई। तभी अकाय भागकर सुभद्रा के पास आकर बोला, दादी माँ मुझे चॉकलेट मिल्क चाहिए। सुभद्रा ने मुस्कुराकर अपने पोते को गोद में उठाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद वह दोनों बच्चों को डाइनिंग टेबल के पास ले जाकर कुर्सी पर आराम से बिठा देती है और फिर उनके लिए खाना मंगवाती है। खुशी ने खाना खाते हुए कहा, दादी माँ ने खाना खाया? इस पर सुभद्रा ने उसे खाना परोसते हुए कहा, हाँ, उसने खा लिया है और वह नाराज है कि तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया। चलो जल्दी जल्दी फटाफट खाना फिनिश कर दो। अकाय अपनी चॉकलेट मिल्क पी रहा था, तभी सीढ़ियों से होते हुए किसी के जूते की आवाज सबका ध्यान सीढ़ियों की तरफ खींच लेती है। सब सीढ़ियों की तरफ देखते हैं तो अपने चेहरे पर ठंडे एक्सप्रेशन लिए विराट नीचे उतर रहा था। अपने पापा को देखकर खुशी और अकाय थोड़ा सीधा होकर बैठ जाते हैं। विराट आकर अपनी कुर्सी पर बैठता है, हमेशा की तरह चुपचाप अपनी प्लेट लगाता है और अपना खाना शुरू कर देता है। खुशी थोड़ा मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग पापा। विराट ज्यादा कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता, बस हल्का सा सर हिलाता है और अपना खाना शुरू कर देता है। विराट का रेस्पॉन्स देखकर सुभद्रा थोड़ी परेशान हो जाती है और खुशी का मुंह उतर जाता है। विराट कभी अपने बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देता था, उनसे बात नहीं करता था, उनके साथ वक्त नहीं बिताता था। इनफैक्ट वह आजकल बहुत ज्यादा अकेला रहता है, ना किससे बात करना, बस अपने काम से काम, यह तो सिर्फ बिजनेस का काम या फिर कमरे में अकेले पड़े रहना। अकाय विराट से बोला, पापा आपने प्रॉमिस किया था कि हमारे हॉलीडे पर हम लोग पार्क में घूमने जाएंगे, आप हमारे साथ चलोगे ना? आज आप जल्दी आ जाओगे ना? अकाय की बात पर खास रिस्पॉन्स ना देते हुए विराट ने कहा, मैं रामू को बोल दूंगा, वह तुम लोगों को पार्क में घुमा लाएगा। फिर से विराट की बात सुनकर दोनों बच्चों का मूड उतर जाता है। सुभद्रा एक गहरी सांस लेकर विराट के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, यह ठीक बात नहीं है विराट, तुमने बच्चों से वादा किया था तो घर का नौकर क्यों घुमा कर लेके आएगा उनको? तुम्हें जाना चाहिए ना। विराट ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है मॉम, वैसे भी ऑफिस में बहुत सारा काम है करने के लिए, ऐसे फालतू में घूमता रहा तो हो चुका काम, या तो आप बच्चों को ले जाइए या रामू ले जाएगा। विराट अपना खाना खत्म करता है और उठकर जाने लगता है।
पीछे मायूसी और उदास चेहरे छोड़कर एक बार पलटकर भी नहीं देखता। दोनों बच्चों का उतरा हुआ मुंह लेकर टेबल पर बैठे रहते हैं। सुभद्रा थोड़ा मुस्कुराकर बोली, चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पापा के पास ऑफिस का बहुत सारा काम है करने के लिए, वैसे ही उसको सरदर्द रहता है। मैं हूं ना, तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें घुमाकर लेके आऊंगी तुम लोगों को पार्क में। यह सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। सचमुच दादी, आप चलोगे ना हमारे साथ? सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल चलूंगी, क्यों नहीं चलूंगी। यह सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। सुभद्रा के पास आकर उसे हग कर लेते हैं। सुभद्रा दोनों बच्चों को हग कर लेती है और फिर उसकी आंखों में उदासी छा जाती है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा दीवार पर टंगी हुई एक बड़ी सी तस्वीर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। माया की एक बड़ी सी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। ऊपर चंदन का हार लगा हुआ था, सामने दिया जल रहा था। साफ साफ यह देखा जा सकता है कि माया अब इस दुनिया में नहीं रही। 3 साल पहले की बात है। अकाय के दूसरे जन्मदिन का केक लेने माया घर से बाहर गई हुई थी और वापस उसकी लाश आई। गाड़ी के एक एक्सीडेंट में वह चल बसी और उसके साथ ही चला गया विराट का मुस्कुराता हुआ चेहरा। माया के चले जाने के बाद विराट ने दोबारा कभी नहीं मुस्कुराया। सुभद्रा माया की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम तो चली गई माया, लेकिन तुम्हारे साथ साथ विराट भी चला गया। तुम्हारे जाने के बाद तो उसने जैसे दुनिया से रिश्ता ही तोड़ दिया। अब इसमें बच्चों का क्या कसूर है? मुझे तो यह समझ में नहीं आता। बच्चों की तरफ देखता तक नहीं, उन्हें एक बाप का प्यार तक नहीं देता, बस तुम्हारे ही गम में डूबा रहता है हमेशा। पता नहीं मेरा बच्चा इन सब चीजों से कब बाहर निकल पाएगा, कब वह एक नॉर्मल इंसान हो पाएगा, अपने बच्चों को संभाल पाएगा, अपनी जिंदगी को देख पाएगा। मैं अब उसे और ऐसे नहीं देख पा रही हूँ। तुम तो भगवान के पास चली गई हो, कम से कम वहीं से कोई मदद भेजो। तुम्हारे बच्चे अपने पिता के प्यार के लिए तरस रहे हैं। माँ को तो खो ही चुके हैं, पिता का प्यार भी उन्हें नहीं मिल रहा। अब तुम ही कुछ करो माया, मैं तो थक चुकी हूँ। सुभद्रा एक गहरी सांस लेकर वहां से चली जाती है। माया की तस्वीर दीवार पर टंगी रहती है। दूसरी तरफ विराट अपने ऑफिस में पहुंचता है। विराट के ऑफिस पहुंचते ही सारा स्टाफ हड़बड़ा जाता है। सब भाग भाग कर अपने काम में लग जाते हैं। कोई भी नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। जब विराट ऑफिस में एंट्री करता है तो सबकी वाट लग जाती है, इसलिए कोई गलती से भी कोशिश नहीं करता उसे भड़काने की। वह सैकड़ों का बिजनेस टाइकून विराट, जिसने लगातार 3 सालों में एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड जीता है, बेइंतहा हैंडसम और 2 बच्चों का सिंगल बाप भी। विराट से हर कोई डरता है। जब से उसकी बीबी की डेथ हुई थी तब से विराट के अंदर जो थोड़ी बहुत भी नरमाहट है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। अब वह पत्थर दिल इंसान बन चुका था, जिसके दिल में कोई जज्बात बाकी नहीं थे, जिससे हर कोई डरता था और अपना सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर बिना सोचे समझे निकाल देता था। ना जाने कितने ही स्टाफ को तो उसने छोटी छोटी गलतियों पर नौकरी से निकाल दिया। इसके लिए सब उसे बहुत ज्यादा डरते थे और कोशिश करते थे कि अपने खड़ूस बॉस को शिकायत का मौका ना दे। अपने कैबिन में पहुंचकर विराट अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसका असिस्टेंट भागकर उसके पास आता है और उसे आज का पूरा शेड्यूल समझाता है। असिस्टेंट के चले जाने के बाद विराट आराम से अपना लैपटॉप खोलकर काम देखने लगता है। काम करते करते अचानक उसकी उंगलियां रुक जाती हैं और बगल में माया की तस्वीर पर रखी हुई थी, जिस पर विराट की नजरें पड़ती हैं। उसकी कोल्ड आंखों में हल्की सी इमोशन की एक झलक दिखाई देने लगती है। माया उसकी जिंदगी का प्यार कितने कम वक्त के लिए मिला था उसे, और कब वह हमेशा के लिए दूर चली गई। आंखें बंद करके विराट एक गहरी सांस लेकर अपने जज्बातों को संभालता है, अपने आप को संभालता है और फिर से अपने आप को काम में झोंक देता है। दूसरी तरफ अकाय खुशी के पास आकर बोला, दीदी आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद हम बाहर घूमने चलेंगे ना। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम जाकर नहा लो, तुम्हारे बाद मैं तैयार हो जाऊंगी। अकाय मुस्कुराता है और बाथरूम में चला जाता है। उसके चले जाने के बाद खुशी का मुंह भी उतर जाता है। अपने बिस्तर पे के पास टेबल पर रखी हुई अपनी माँ की फोटो को उठाकर बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशन के साथ अपनी माँ को देखती हुई बोली, मम्मा, माना कि मैं छोटी बच्ची हूँ, ज्यादा समझती नहीं, पर मुझे इतना तो समझ में आता है कि पापा बहुत बदल गए हैं। वे वैसे नहीं रहे जैसे तब हुआ करते थे जब आप हमारे साथ थी। मुझे आपकी बहुत याद आती है। पापा अब पहले की तरह हमारे साथ खेलते नहीं, बातें नहीं करते, एंजॉय नहीं करते, हंसते भी नहीं। अब मुझे उनसे डर सा लगने लगा है।
आप लौटकर आ जाओ ना, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है। दूसरी तरफ घर में एक लड़की की बड़ी बुरी तरह से पिटाई हो रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ ड्रे यू। एक दूसरी लड़की उसे बेचारी मासूम को बुरी तरीके से मार रही थी। वह जमीन पर पड़ी तड़प रही थी, लेकिन बेचारी चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके मुंह में जबान तो थी नहीं। उस लड़की का पूरा बदन लाल हो गया था क्योंकि जो लड़की उसे मार रही थी, जो कि लगभग उसी की उम्र की थी, उसकी सूरत से जाहिर होता है कि वह निर्दयी थी। उसके हाथ में बेल्ट थी जिससे वह जमीन पर पड़ी हुई उस खूबसूरत लड़की की चमड़ी उधेड़ रही थी। सनम की बच्ची, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह उसे मार रही थी, तभी एक औरत कमरे में एंट्री करती है। जमीन पर पड़ी हुई लड़की का नाम बोला था, जिससे उसकी उम्र यही कोई 20-22 साल की होगी। उसे जो मार रही थी उसकी उम्र भी उतनी ही थी और उसका नाम था इलियाना। कमरे में जो अभी अभी औरत एंट्री की है उसकी उम्र 35 से 40 के बीच में थी, मगर उसका पहनने ओढ़ने का ढंग किसी मॉडल से कम नहीं था। खूबसूरत सी साड़ी, महंगी ज्वेलरी और बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हुए, चेहरे पर ढेर सारा एटीट्यूड लेकर वह औरत कमरे में एंट्री करती है और अपनी बेटी को, घर की नौकरानी को इस तरह मारता हुआ देखती है। और औरत का नाम बेला चतुर्वेदी था। बेला अपनी बेटी इलियाना के पास जाकर बोली, क्या हुआ, क्यों मार रही हो इस गूंगी गवार को। इलियाना ने गुस्से में उबलते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मॉम देखिए ना, ये गूंगी गवार, मैंने इसको बोला था कि मेरे कमरे की सफाई अच्छे से कर, उसके बाद मेरे कपड़े प्रेस कर दे, लेकिन इस हरामखोर ने मेरी ड्रेस पर दाग लगा दिया। इलियाना उसे जमीन पर पड़ी लकड़ी के पास ले जाती है और उसके बाल पकड़कर उसे जमीन से उठा देती है। उस लड़की की खूबसूरत आंखें आंसू और डर से भरी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस लड़की का चेहरा माया देशमुख से बिल्कुल ज्यादा मिलता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमशक्ल हो। इलियाना ने सनम के चेहरे पर खींच के थप्पड़ मारा। उसका मन नहीं भरा तो एक और मारा। इसी तरह उसने बहुत सारे थप्पड़ मारे। सनम इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर उसे करना पड़ रहा था क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय मार खाने के। इलियाना सनम को बहुत सारे थप्पड़ मारती है। बेचारी के गाल लाल लाल हो जाते हैं। दर्द के मारे शरीर कांपने लगता है। आंखों से आंसू रुकने का तो नाम ही नहीं लेते। बेला अपनी आंखें रोल करती हुई फिर अपनी एक गहरी सांस लेकर इलियाना के पास जाकर कहती है, अब इसे छोड़ भी दो, जाने ही दो, मार दोगी क्या? अगर यह मर गई तो घर का काम कौन करेगा? खामखा का खर्चा हो जाएगा। छोड़ो, इस पर टाइम बर्बाद मत करो। इलियाना गुस्से में सनम को देखती हुई बोली, पता नहीं मॉम, लेकिन जब भी मैं इसे देखती हूँ मेरा मन करता है इसे जान से मार डालूं। आई जस्ट हेट हर। यह बोलकर इलियाना सनम के बाल छोड़ते हुए उसे इतनी जोर से धक्का देती है कि उसका सर दीवार से जाकर लग जाता है। सनम का सर जैसे ही दीवार से टकराता है उसके सर पर चोट लग जाती है और दीवार पर खून का धब्बा लग जाता है। इसे देखकर बेला थोड़ी इरिटेट आवाज में बोली, यह लो, मचा दी ना गंदगी, अब यहाँ पर खड़ी रहकर रोना मत शुरू कर देना, साफ करो यह सब कुछ, जाओ मेरी नजरों के सामने से। सनम अपने आप को संभालती हुई, दर्द में तड़पती हुई, अपने शरीर को संभालती हुई कमरे से बाहर जाती है और उसके बाद वापस कमरे में आकर थोड़ी सफाई करती है और फिर वहां से चली जाती है। इलियाना आराम से अपने बेड पर बैठ जाती है और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर एक गहरी सांस लेती है। आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। बेला इलियाना के पास आकर बोली, इतना स्ट्रेस मत लिया करो बेटी, तुम्हारी खूबसूरत सी स्किन खराब हो जाएगी। वैसे भी तुम फ्यूचर की टॉप क्लास मॉडल होने वाली हो, अपने आप का ख्याल रखा करो बेटा। इलियाना अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, मॉम मैं ठीक हूँ। वह तो बस कभी कभी वह गूंगी गवार जब मेरे सामने आती है ना तो मेरा पारा हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मेरा। मुझे समझ में नहीं आता ग्रैंडपा को उस अनाथ गूंगी गवार को इस घर में रखने की जरूरत क्या थी। बूढ़ा खुद तो मर गया लेकिन इस गवार को हमारे सर पर छोड़कर चला गया। बेला के चेहरे पर भी अनोइंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं, इसलिए इलियाना से कहा, हाँ यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, अभी इसे छोड़कर ही गया है तो झेलना ही पड़ेगा।
इस घर की 50% प्रॉपर्टी इस गवार के हाथ में है। किसी तरह इसका जन्मदिन आने तक हमें इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे और इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। इलियाना एक गहरी सांस लेती है। तभी वह देखती है कि उसका फोन बजता है। इलियाना अपना फोन उठाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल कर रहा था। चेहरे पर बिना कोई खास एक्सप्रेशन भाव के वह नॉर्मली अपना फोन उठाकर बोली, हाँ बोलो मानिक। दूसरी तरफ से मानिक का जवाब आया, कहाँ हो तुम? रेस्टोरेंट में, यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। तभी अचानक इलियाना घड़ी में टाइम देखते हुए एकदम से खड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी, तभी अभी पहुंच रही हूँ, बस 5 मिनट में। यह बोलकर वह कॉल कट करके अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, मॉम मुझे अपने फ्रेंड के साथ क्लब जाना है, वह लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं रेस्टो में, मैं घर से लेट हो जाऊंगी। ठीक है, फिर मेरी फिक्र मत करना। बेला हल्का सा मुस्कुराकर हवा में अपना हाथ मारते हुए बोली, कम ऑन एंजॉय डार्लिंग। दोनों माँ बेटी हग करती हैं और इलियाना फटाफट तैयार होकर घर से निकल जाती है। बेला नीचे जाकर इधर उधर नजर मारती और चिल्लाकर पूछती है, अरे ओ गूंगी गवार, कहाँ चली गई? यहाँ आ जल्दी। इतना सुनते ही सनम फटाफट बेला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फटे पुराने कपड़ों में बिखरे बालों के साथ अपना सर झुकाकर अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कांपते हुए शरीर के साथ बेला के सामने आकर वह खड़ी हो जाती है या अपने आप को पेश करती है। बेला सनम से कड़क आवाज में बोली, बाहर गार्डन में बहुत जंगली घास उग गई हैं, जाकर गार्डन की सफाई करो। उस घास को अच्छे से उखाड़ देना, एकदम चकाचक हो जाना चाहिए, और उसके बाद अंदर जाकर बंगले की भी सफाई कर देना। मैं अभी पार्लर में जा रही हूँ तैयार होने के लिए, 2 घंटे में वापस आऊंगी। 2 घंटे में मुझे सारा काम खत्म चाहिए। अगर एक भी काम कम हुआ या नहीं करा तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ आया? बेला की बात सुनकर सनम तुरंत हाँ में सर हिला देती है। इरिटेट सा फेस बनाकर बेला वहां से चली जाती है। सनम फटाफट गार्डन में पहुंचती है। गार्डन काफी बिखरा पड़ा था। वाकई में कुछ बारिश के कारण कीचड़ हो गया था और जंगली घास भी बहुत उग गई थी। सनम वहां पर कुछ औजार उठाकर गार्डन की सफाई करने लगती है। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया था, लेकिन गार्डन का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से खड़खड़ाती हुई धूप सनम को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, मगर फिर भी वह अपने काम में लगी हुई थी। जैसे तैसे गार्डन का काम खत्म होता है तो सनम ऊपर से नीचे पूरी तरीके से मिट्टी से सन जाती है। उसके बाद वह फटाफट अंदर जाती है। अपने कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, वह भी गीली मिट्टी से, तो जाकर अपने कपड़े बदलती है ताकि घर में गंदगी ना फैले, और उसके बाद सारे घर में काम में लग जाती है। हालांकि घर में नौकर बहुत थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बेला को घर का सारा काम सनम से ही करवाना अच्छा लगता था। इस बेचारी गूंगी लड़की को टॉर्चर करने में माँ बेटियों का फेवरेट काम हो गया था। जैसे तभी सनम को एक और कड़क आवाज सुनाई देती है, ओ सनम की बच्ची, कहाँ मर गई तुम? सनम अपना सर उठाकर देखती है। सीढ़ियों के ऊपर लेफ्ट साइड में एक कमरा था जहां से आवाज आ रही थी। उस कमरे को वह अच्छे से पहचानती थी। वो फटाफट भागकर वहां पर जाती है और एक आदमी जो अपने काम में लगा हुआ था ने सनम को देखते हुए कहा, इतना टाइम लगता है क्या आने में? अधेड़ उम्र का यह आदमी शायद बेला का पति था, यानी कि सनम का चाचा भी कह सकते हैं। सनम सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही तो वह आदमी, जिसका नाम जयप्रकाश चतुर्वेदी, उसने सनम से कहा, अब यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, फटाफट मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस के लिए एक मीटिंग के लिए बाहर जाना है। उस आदमी का ऑर्डर सुनते ही सनम फटाफट अपना सिर हिलाती है और काम में लग जाती है। सबसे पहले वह कॉफी बनाकर लेकर जाती है। वह देने के बाद वह फटाफट कपड़े प्रेस करने लगती है। वह घड़ी में टाइम देख रही थी कि 2 घंटे पूरे होने में अभी ज्यादा वक्त नहीं था। अगर बेला ने 2 घंटे में आकर देखा कि काम पूरा नहीं हुआ तो वह सनम के साथ बहुत बुरा करेगी, जैसा वो हमेशा करती है। सनम फटाफट जयप्रकाश का काम निपटाकर नीचे भागकर जाती है बचा हुआ काम करने के लिए। घर के नौकर सनम की हालत देख सकते थे, मगर कोई कुछ नहीं बोल सकता था। सबको सनम के लिए बुरा तो लगता था, लेकिन अब अपने मालिक के सामने वह कुछ कह भी तो नहीं सकते थे। सनम चुपचाप अपना काम निपटाती है। तभी एक बुजुर्ग सी औरत उसके पास आकर उसके साथ काम में मदद करते हुए बोली, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। सनम ने तुरंत उस औरत का हाथ पकड़ा और ना में सर हिला दिया।
उसकी आंखों में काफी डर और घबराहट भी नजर आ रही थी। सनम की बात का मतलब समझकर उस औरत ने कहा, वह जब तक आएगी तब तक हम काम कर लेंगे, उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारी मदद की है। मुझे करने दो सनम, तुम अकेले कैसे करोगी बेटा। वह घर की एक और नौकरानी थी जिसको सनम से काफी हमदर्दी थी। सनम उसके बच्चे की तरह थी, मगर सनम यह हरगिज नहीं चाहती थी कि इस औरत को बेला की तरह कोई सजा मिले। सनम की मदद करने वाले हर नौकर को वह सजा देती थी कि दोबारा कोई नौकर भूल कर भी उसकी मदद करने ना आए और ना ही उसके बारे में सोचे। औरत जिसका नाम था कल्याणी, वह सनम से बोली, घबरा क्यों रही हो, हम जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर देंगे। सनम ने एक बार फिर से नामे सिर हिलाया, जिसे देखकर कल्याणी ने एक गहरी सांस ली। तो तुम अकेले ही करोगी बेटा इतना सारा काम। सनम ने इशारे से बताया कि वह कर लेगी। सनम बोल नहीं सकती थी, बस हाथों से कुछ इशारा कर देती थी जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब लोगों को आदत हो गई थी और वह सनम को समझ सकते थे। कल्याणी ने कहा, ठीक है, मैं जरा स्टोर रूम की सफाई कर देती हूँ। वह तो ठीक है ना। सनम हल्का सा सर हिला देती है। उसके बाद कल्याणी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है, मगर उसके चेहरे पर उदासी से भरी मुस्कान थी। पता नहीं बेचारी बच्ची को आखिर कब तक यह सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक तो वैसे ही इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, इसे घर में लाने वाला, इस घर का बुजुर्ग भी यह दुनिया छोड़कर जा चुका है। अब तो बेचारी अकेली इस दुनिया में रह इस परिवार का टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है। रात को विराट अपना सारा काम खत्म करके घर आता है। वह ऐसे चल रहा था जैसे अपने पैरों में जान ही ना हो उसके पैरों में। चेहरे पर बहुत थकान थी और आंखों में चमक तो गायब सी ही हो गई थी। चुपचाप वह अंदर आता है, फिर एक पल के लिए उसके कदम रुक जाते हैं। वह दीवार पर टंगी हुई माया की मूर्ति की तरफ देखता है, जिसे देख उसकी आंखों में कॉम्प्लिकेटेड से इमोशन आ जाते हैं। वह सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने ही लगता है कि तभी अचानक किसी की आवाज सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। पापा। यह आवाज सुनकर विराट के कदम एकदम रुक जाते हैं। पीछे खुशी खड़ी थी। वह विराट से बोली, आपको आज घर आने में देरी हो गई, आपने खाना खाया, आपका दिन कैसा गया। विराट ने थोड़ी कड़क आवाज में बिना खुशी की तरफ देखे हुए पूछा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, इतनी देर हो गई, क्या तुम्हें कल स्कूल नहीं जाना। विराट की आवाज थोड़ी ठंडी थी, उसमें फिक्र नहीं डांट नजर आ रही थी, जिसे सुनकर खुशी का चेहरा थोड़ा उतर गया था। फिर भी उसने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं आपका इंतजार कर रही थी पापा, कल पेरेंट टीचर मीटिंग है, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे स्कूल आ सकते हैं। टीचर्स ने बोला है कि पेरेंट्स का आना कंपलसरी है। विराट ने खुशी से कहा, मैं नहीं आ सकता, मुझे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तुम दादी को लेकर चले जाना। विराट जाने लगता है कि तभी खुशी फिर से बोलती है, लेकिन पापा। वह इतना ही बोलती है कि विराट गुस्से से चिल्ला पड़ता है, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता, एक बार कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता। अचानक विराट के चिल्लाने की वजह से खुशी उसकी आवाज सुनकर कांप जाती है। उसका बदन थर्रा जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। घबराहट के मारे उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। आवाज इतनी तेज थी कि कमरे में सुभद्रा को भी सुनाई दे गई। वह चलकर हॉल में आई। उसने देखा कि विराट खुशी पर गुस्सा हो रहा था। यह देखकर वह थोड़ी सी हैरान थी। विराट आगे कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। खुशी वहां खड़ी हुई रोने लगी। खुशी की ऐसी हालत देखकर सुभद्रा को बहुत दुख हो रहा था। वह खुशी के पास आई और उसे अपने गले से लगा लिया। खुशी की पीठ को सहलाते हुए बोली, नहीं बेटा, रोते नहीं, पापा ऑफिस से थक कर आए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, तुम उनकी बात का बुरा मत माना करो। खुशी ने रोते हुए अपनी दादी से कहा, वह ऐसे क्यों हो गए हैं। मम्मा के जाने के बाद वह बहुत बदल गए हैं, बहुत गुस्सा करने लगे हैं, पहले की तरह प्यार नहीं करते। सुभद्रा एक गहरी सांस लेकर अपने जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोली, वह करते हैं पर थोड़े परेशान हैं, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। यह बोलकर सुभद्रा बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशन के साथ सीढ़ियों की तरफ देखती है, जहां से विराट अपने कमरे में चला गया था। विराट कमरे में पहुंचता है, अपना कोट निकालकर वहीं सोफे पर फेंक देता है। बेजान से कदमों के साथ चलता हुआ अंदर आता है, बिस्तर पर बैठता है, जूते और सॉक्स निकालकर ऐसे ही फेंक देता है। अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोलता है, बाथरूम में जाता है। थोड़ा फ्रेश होने के बाद वह वापस लौटता है। उसके बाद
बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। उसकी रोज की दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई थी। सुबह उठना, ढेर सारा काम, हमेशा काम में बिजी रहना, ऑफिस मीटिंग, सब कुछ। उसके बाद घर वापस आकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, ना किसी से बात करना, ना कुछ भी नहीं। माया के चले जाने के बाद विराट सिर्फ एक चलता फिरता रोबोट बनकर रह गया था और कुछ भी नहीं। अब तो उसकी आंखों और चेहरे पर ज्यादा कोई इमोशंस भी दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ एक ही दिखाई देता था, दर्द, उदासी, अकेलापन। विराट बिस्तर पर लेट जाता है, अपने हाथों की कलाई को अपने माथे पर रख लेता है और छत की तरफ देखने लगता है। फिर अपनी नजरें घुमाकर बिस्तर के बगल वाली साइड को देखता है जो बिल्कुल खाली थी, जहां उसे माया की कमी हर रोज महसूस हुआ करती थी, बहुत ज्यादा महसूस होती थी। अपना हाथ आगे बढ़ाकर बिस्तर की उस खाली साइड को सहलाता है और उसके दिल में जैसे दर्द का गुबार फूट जाता है। जिंदगी कितनी छोटी है, पलक झपकते ही निकल जाती है। उस पर भी दर्द तब होता है जब आपका पार्टनर आपसे पहले, बहुत ज्यादा पहले चला जाए। आपकी बाकी की जिंदगी आपको एकदम अकेले गुजारनी पड़े। विराट याद करता है कुछ साल पहले जब वह घर में पार्टी की तैयारी हो रही थी और वह पार्टी की तैयारियों में लगा हुआ था। सुभद्रा भी घर को डेकोरेट करने में उसकी मदद कर रही थी। सुभद्रा ने विराट की जिंदगी में वापस लौटकर उससे माफी मांगी, माया से माफी मांगी। विराट माफ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी माँ का गुनाह इतना छोटा नहीं था कि माफ किया जा सके, मगर माया ने उसे माफ कर दिया। अब भी तो वह एक इंसान है, समझ सकती थी कि सुभद्रा अपने बेटे के लिए तड़प रही है। माया के जिद करने पर विराट ने अपनी माँ को फिर से माफ कर लिया और अपना लिया। इस पर सुभद्रा वाकई में बदल गई थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई नाटक कर रही थी। अपने बेटे की जिंदगी में उसने बवाल मचा दिए थे, उसके लिए वो वाकई बहुत पछता रही थी। खुशी विराट से बोली, पापा आप कितनी देर? मम्मा अभी तक नहीं आए, आप पूछो ना उनसे, वह केक काटने का वक्त हो रहा है, हमारे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। विराट खुशी को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, बेटा टेंशन क्यों ले रही हो, मम्मा आ जाएंगी, चलो उनसे फोन करके पूछ ही लेते हैं। तभी अचानक बाहर बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर खुशी ने कहा, ओ माई गॉड, बाहर बारिश होने वाली है, मम्मा को बोलो जल्दी आए। अचानक बाहर बारिश और बिजली के कड़कने की आवाज सुनकर विराट के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वह तुरंत फोन उठाता और माया को कॉल करता है। थोड़ी देर में माया फोन उठाती है, जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। उसकी आवाज विराट के कानों में पड़ी। हाँ विराट बोलो। विराट ने एक गहरी सांस लेकर कहा, माया कितनी देर यार, बच्चे इंतजार कर रहे हैं और ऊपर से बारिश भी होने लगी है, कब तक लौटकर आओगी तुम? दूसरी तरफ से माया ने कहा, मैंने केक ले लिया है और मैं बस आ ही रही हूँ बाबा, पता नहीं अचानक बारिश कहाँ से शुरू हो गई, मैं पहुंच रही हूँ थोड़ी देर में। विराट ने माया से कहा, जल्दी आओ, सब यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आओ। उसके बाद वह कॉल कट करके खुशी से बोला, मम्मा आ रही हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ विराट के पास आता है, जिसे देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह अपना हाथ उसके ऊपर करके विराट को इशारा करता है और उसे अपनी गोद में उठाए और अकाए का इतना प्यारा सा चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है और झुककर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तो बर्थडे बॉय, मम्मा आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा केक लेकर आएंगी। सब लोग धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। बारिश भी तेज हो रही थी। सब लोग इकट्ठा तो हो गए थे, लेकिन अब इंतजार था तो सिर्फ माया का। विराट उसे कॉल कर रहा था बार बार। अचानक माया का फोन स्विच ऑफ आने लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन विराट का दिल बड़ा ही बेचैन सा होने लगा। सुभद्रा विराट के पास आकर बोली, क्या हुआ, माया अभी तक क्यों नहीं आई? सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। विराट ने बड़ी बेचैनी के साथ, पता नहीं मॉम, कॉल भी नहीं उठा रही, मुझे बहुत अजीब लग रहा है और बहुत बेचैनी हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी अचानक विराट के पास एक कॉल आती है। विराट वह कॉल उठाकर जैसे ही सामने वाले की बात सुनता है, उसके ऊपर जैसे आसमान गिर जाता है और पैरों के नीचे से जमीन फट जाती है। जल्दी ही विराट भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और वार्ड का दरवाजा खोलता है। माया हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी, अपनी आखिरी सांस ले रही थी। विराट का कलेजा दर्द से फट जाता है। उसके लिए उसकी दुनिया एक झटके में ही तहस नहस हो जाती है। माया विराट के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बोली, आई एम सॉरी विराट, प्लीज बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी। सुभद्रा बच्चों के साथ वार्ड में आती है और खुशी और अकाई की आंखों में आंसू थे। सुभद्रा की आंसुओं के साथ माया को ऐसी हालत में देख रही थी। विराट तो जैसे मर ही रहा था।
विराट माया को अपने सीने से लगाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मुझे छोड़कर मत जाओ माया, प्लीज ऐसा मत करो, मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। देखते ही देखते माया आंखें बंद करने लगती है और विराट के कान के पास सिर्फ इतना ही कह पाती है, आई एम सॉरी विराट, आई लव यू सो मच। उसके बाद एक मशीन में एक बीप का साउंड पूरे कमरे में गूंजने लगता है। माया की लाश अपने हाथों में लेकर विराट जोर से चिल्लाया, माया। कमरे के खटकाने की आवाज से विराट तुरंत होश में आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह देखता है कि दरवाजे पर उसकी माँ सुभद्रा खड़ी थी। वह तुरंत अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर एक बार फिर से कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर आता है। सुभद्रा कमरे के अंदर जाकर विराट के पास जाती है। अपने बेटे के उतरे हुए चेहरे को आंसुओं से भीगी हुई अपनी पलकों को देखकर उसके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि विराट किस दर्द से गुजर रहा है। 3 साल में वह इस दर्द से कभी निकल ही नहीं पाया। विराट के कंधे पर हाथ रखकर सुभद्रा उसके पास बैठकर बोली, फिर से माया के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हो? तुमने कभी सोचा है कि माया को कितनी तकलीफ हो रही होगी तुम्हें ऐसे देखकर, और तुमने खुशी को डांट दिया? विराट, क्या तुम भूल गए कि माया ने जाने से पहले तुमसे क्या प्रॉमिस लिया था? तुम्हें अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना है। यहाँ ना खुद तुम अपना ख्याल रख रहे हो, ना ही बच्चों का, जैसे तुम भूल ही गए हो सबको। विराट चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा, कुछ नहीं बोलता। सुभद्रा एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं जानती हूँ माया के साथ ही तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी मुस्कान सब चला गया, मगर तुम दोनों के प्यार की निशानी तो अभी भी है ना? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें संभाल कर रखने की जरूरत है? विराट अपनी माँ से बोला, अब मैं कुछ नहीं संभालना चाहता मॉम। माया ने मुझे धोखा दिया है, मैं माफ नहीं करूंगा उसे। उसने प्रॉमिस किया था कि वह मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत भी ठीक से नहीं की थी और वह सब खत्म करके चली गई। जब वह अपना वादा नहीं निभा सकी तो मैं क्यों निभाऊं अपना वादा? विराट की आवाज में दर्द था, एक तड़प थी। सुभद्रा विराट से बोली, जाने वाले को कौन रोक सकता है विराट, हम मौत को टाल नहीं सकते, आज नहीं तो कल उसे एक्सेप्ट करना ही है। विराट अपना चेहरा अपने हाथों में लेकर बैठ जाता है और बस इसी तरह से बैठा रहता है। उसकी हालत को देखकर सुभद्रा सोचती है, पता नहीं कब और कैसे विराट इन सब से बाहर निकल पाएगा। कौन निकालेगा उसे बाहर, कौन करेगा उसकी मदद, कौन संभालेगा उसके बच्चों को? चतुर्वेदी मैंशन में एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। यह पार्टी दे रही थी इलियाना चतुर्वेदी, क्योंकि आज उसे अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला था। उसके पैर तो खुशी के मारे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वह बहुत ज्यादा चहक रही थी, बहुत खुश थी। वह अपने सारे दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रही थी, डांस कर रही थी। वहां पर बहुत सारी शराब रखी हुई थी। वे लोग ड्रिंक कर रहे थे, खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। सनम हाथ में ट्रे लेकर सबको ड्रिंक दे रही थी। यह उसकी ड्यूटी थी। उसे कहा गया था कि पार्टी में आने वाले मेहमानों को ये सर्व करना है, इसलिए वह कर रही थी। मानिक और इलियाना एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे। इस बीच मानिक वापस सोफे पर आकर बैठ जाता है। इलियाना भी उसके पास आकर बैठ जाती है। सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे। मानिक ने कहा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें तुम्हारा पहला मॉडलिंग असाइनमेंट जो मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन माई लव। इस पर इलियाना ने थोड़ा सा खुश होते हुए कहा, थैंक यू डार्लिंग। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, मन कर रहा है कि बस इसी वक्त ये वक्त यहीं पर रुक जाए। कितनी स्पेशल फीलिंग आ रही है मुझे। तभी अचानक सनम वहां से गुजर रही थी तो इलियाना ने कहा, हे गूंगी गवार, ड्रिंक लेकर यहाँ पर आ, हम सबके लिए। इलियाना की बात सुनकर अपने चेहरे को झुकाए हुए सनम तुरंत ड्रिंक लेकर गई और फिर ट्रे में ग्लास रखकर उनके पास सबको देने लगी। जब वह मानिक को ड्रिंक दे रही थी तो मानिक उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था, कुछ ज्यादा ही अजीब और गंदी नजरों से। सनम एक गूंगी नौकरानी थी, मगर यह बात भी झुटलाई नहीं जा सकती कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी नाक नक्श और उसका फेयर कॉम्प्लिकेशन इलियाना से भी ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसके कपड़े और उसका रहने का तरीका, उसके बिखरे हुए बालों को
वह निखार सामने नहीं आ पा रहा था। फिर भी खूबसूरत चीज तो खूबसूरत ही होती है, वह हर हाल में खूबसूरत ही लगती है। सनम इस हाल में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। इलियाना ड्रिंक करने लगती है। सनम सबको ड्रिंक सर्व करने के बाद वहां से चली जाती है। उसे स्टोर रूम दिया गया था, वहां पर वह सो सकती थी। घर में कोई भी कमरा उसे नहीं दिया गया था। जैसे तैसे करके स्टोर रूम में को उसने खुद के लिए रहने लायक बनाया था। वह कमरे में आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मानिक वहां से उठकर कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। वहां सब लोग पार्टी करने में, दारू पीने में बिजी थे, लेकिन किसी को होश नहीं था, यहाँ तक कि इलियाना को भी पीकर मदहोश हो चुकी थी। मानिक ने भी काफी शराब पी रखी थी। उसकी आंखें शराब के कारण लाल हो चुकी थी। चलते चलते वह स्टोर रूम के पास पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर सनम लेटी हुई थी। अचानक आवाज सुनकर वह तुरंत खड़ी हो जाती है। उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगती है। इस वक्त कौन आ गया। वह जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं, मानिक खड़ा हुआ था। अपनी हवस भरी आंखें के साथ काफी नशे में उसे देख रहा था। सनम को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती। वह दरवाजा बंद करने लगती है कि तभी अचानक मानिक अपने हाथ से दरवाजे को कस के पकड़ लेता है और वह दरवाजा बंद नहीं कर पाती। मानिक की हरकत से सनम की सांसें उसकी हलक में अटक गई थी। मानिक ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान, अंदर नहीं बुलाओगी क्या मुझे? यह बोलकर मानिक थोड़ा जोर लगाकर दरवाजा खोलता है और फिर अंदर आ जाता है। सनम घबराकर पीछे हट जाती है। उसके बाद मानिक अपनी लात मारकर दरवाजा बंद कर देता है और सनम को देखता है, जो काफी ज्यादा डरी हुई थी। सनम को इतना डरा हुआ देखकर, इतना घबराया हुआ देखकर मानिक के होठों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके दिमाग में कुछ घटिया और शैतानी चीज चल रही थी। सनम बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जब मानिक उसके करीब आने लगता है, वह टूटे फूटे सामान से जाकर टकरा जाती है। भागने के लिए दरवाजे के करीब जाती है, लेकिन वह जा नहीं पाती। उससे पहले ही मानिक उसे खींचकर पकड़ता है और अपनी बाहों में जकड़ लेता है। सनम बोल नहीं सकती थी, बेचारी गूंगी थी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो बहुत छटपटा रही थी। उसका शरीर दुबला पतला था, जबकि मानिक का शरीर मजबूत, लंबाई और चौड़ाई में उससे 3 गुना ज्यादा था। तो मुमकिन ही नहीं था कि वह अपने आप को इस आदमी के चुंगल से बचा सकती थी। मानिक ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, छटपटाना बंद करो मेरी जान, क्योंकि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे बच नहीं पाओगी। तो कोशिश करना बेकार है। सनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह किसी भी हाल में इस आदमी के चुंगल से खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन इस आदमी की दरिंदगी उसे इस चीज की इजाजत नहीं दे रही थी। मानिक ने सनम को उठाकर बिस्तर पर पटक दिया और फिर उसके करीब आकर उसके ऊपर कूद गया। सनम डर जाती है, रोने लगती है, छटपटाने लगती है, लेकिन मानिक उसके हाथों को कस के पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर देता है। सनम जोर जोर से लात मारती है। वह मानिक के प्राइवेट पार्ट पर लग जाती है। जब मानिक के प्राइवेट पार्ट पर वो लात लग जाती है तो मानिक को इतना दर्द होता है कि दर्द के मारे उसकी चीख निकल जाती है। उसे धक्का देकर सनम फटाफट दरवाजे के पास भाग जाती है। वह दरवाजा खोलती है और वहां से सीधा नौकरों के कमरे में भाग जाती है। मानिक को अपने प्राइवेट पार्ट पर इतना जबरदस्त दर्द होता है कि वह उसे पकड़कर जोर से कहराने लगता। आया तो था अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन लड़की ने उसे अभी जो उसके साथ किया, वह इस वजह से उसे गुस्से में बौखला गया था। मानिक अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, आज तो बच गई, लेकिन कब तक बचेगी? आज तुमने जो किया है ना, ऐसा हट जाना भुगतना पड़ेगा तुम्हें कि तुम खुद याद रखोगी। सनम की बच्ची, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। सनम भागकर कल्याणी के पास आती है, जो बेड पर सो रही थी। वह उसके पास आकर उससे चिपट जाती है। अचानक कल्याणी की आंख खुलती है, देखती है कि सनम उससे चिपक कर रो रही है। सनम की अचानक ऐसी हरकत करने से कल्याणी हैरान थी। वह सनम से बोली, सनम बेटा क्या हुआ? सनम कल्याणी को हक करके फूट फूट कर रोने लगती है, पर वह बेचारी गूंगी थी। उसके मुंह से हल्की सी भी आवाज नहीं निकल रही थी। सनम को इस तरह रोता हुआ देखकर कल्याणी हैरान थी। उसने सनम को पानी का ग्लास देते हुए कहा, ये लो पानी पियो। सनम जैसे तैसे करके पानी पीती है तो कल्याणी सनम के से पूछती है, अब मुझे बताओ क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो तुम? वैसे तो कल्याणी को पता नहीं था कि सनम क्यों रो रही है, लेकिन कंधे पर से उसके फटे हुए कपड़े देखकर उसे कुछ गलत का अंदाजा होने लगा।
बाहर इतने सारे लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़कों की नजर तो बड़ी गंदी थी। कल्याणी ने कहा, क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ? उसने इतना ही कहा कि सनम ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया, जिसे देखकर कल्याणी को बहुत बुरा लगा और उसने सनम को अपने गले से लगा लिया। बेचारी बच्ची कितनी प्रॉब्लम से गुजर रही है, ऊपर से बोल भी नहीं सकती। इसका मतलब क्या कोई आकर इसका फायदा उठा लेगा, इसके साथ ऐसी वैसी हरकत करेगा? हे भगवान! कल्याणी को बहुत बुरा लग रहा था सनम के लिए। वह सनम को अपने गले लगाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ, सब ठीक है सनम। कल्याणी को जोर से हक करके उसकी गोद में अपना सर रखकर रोने लगती है। कल्याणी बहुत ज्यादा चिंता में उसे देखते हुए सोचती है, पता नहीं बेचारी बच्ची को इस नरक से कब आजादी मिलेगी। इन घर वालों ने तो इसका जीना ही दूभर कर रखा है। काश कोई इसकी जिंदगी में आ जाए और इसे यहाँ से ले जाए। एक नाइट क्लब में एक अमेजिंग पार्टी रखी गई थी। यहाँ पर बिजनेसमैन भी आए हुए थे और उनके बच्चे भी। आज का स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि विराट सिंघानिया था, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, जिसे आज स्पेशली इस पार्टी में इनवाइट किया गया था। सब लोग विराट सिंघानिया से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। पार्टी में किसी ने अपने पास खड़े हुए किसी को बात करते हुए कहा, तुम्हें पता है विराट सिंघानिया को इस साल भी बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है। अरे यार, आखिर वह आदमी इतने कितने अवार्ड जीतेगा? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ सुना तो मैंने भी है। इन 3 सालों में लगातार हर साल बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतता हुआ आ रहा है। वह सुना है जब से इसकी वाइफ की डेथ हुई है तब से उसका बिजनेस काफी तरक्की कर रहा है। तभी एक ने कहा, नहीं यार, मैंने तो सुना है कि अपनी बीवी के जाने के डिप्रेशन में वह काम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगा है, इसलिए उसका बिजनेस इतनी अच्छी तरीके से चल रहा है। एक लड़की ने कहा, उसकी बीवी 3 साल पहले ही गुजर चुकी है। सुना है 2 बच्चे भी हैं। अब तो विराट फिर से अनमैरिड हो गया है। अगर मुझे मौका मिले उसके बच्चों की सौतेली माँ बनने का तो 1 मिनट भी ना लगाऊं हाँ करने में। बच्चों को हैंडल कर ही लेंगे, उसको पालने के लिए तो नौकर भी बहुत है, लेकिन विराट से शादी करने के लिए भला कौन सी लड़की मना करेगी? वह आज भी इतना हैंडसम लगता है यार, ओ माय गॉड। दूसरी लड़की ने कहा, सही कहा तुमने, शहर की कोई भी लड़की उसके बच्चों की सौतेली माँ बनने को तैयार है। बहुत हॉट है। मुझे तो गलती से भी वो कहीं दिख जाए तो गुस्से बम्स आ जाते हैं। आज वह यहाँ आने वाला है तो मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह पार्टी में बातें चल रही थी और तभी क्लब के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। क्लब के अंदर मानिक और इलियाना एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। मानिक के हाथ में शराब का ग्लास था और वह आज वहां पर आई हुई खूबसूरत लड़कियों पर नजर जमाए हुए था। इलियाना अपने मोबाइल में कुछ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। उसके बाद वह फोन को वापस रखते हुए मानिक से बोली, वैसे स्वीट हार्ट, तुम कभी विराट सिंघानिया से पर्सनली मिले हो क्या? मैं तो आज तक उसे सिर्फ टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरव्यूज वगैरह में ही देखा है। पर्सनली तो कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। सुना है बहुत हैंडसम है और बहुत कोल्ड भी। इस पर मानिक ने कहा, पर्सनली तो मैंने भी कभी नहीं देखा। डैड तो अक्सर उनसे मिलते रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में। बाकी आज वह यहाँ पर आ रहा है तो देख ही लेंगे। इलियाना हल्का सा सर हिला देती है, फिर वह बगल में थोड़ी दूरी पर दुबक कर खड़ी हुई सनम की तरफ देखती है। सनम ने इलियाना की स्कर्ट पहन रखी थी, जिससे वह बार बार खींचकर अपनी टांगों को कवर करने की कोशिश कर रही थी। उसने बालों को अच्छे से संवारा हुआ था, चेहरे पर मेकअप भी था और वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि धड़कनें रुक जाएं, लेकिन उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर इरिटेटिंग फेस बनाते हुए इलियाना ने मानिक से कहा, तुमने सनम को पार्टी में लाने के लिए क्यों कहा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, क्या जरूरत थी इस गूंगी गवार को यहाँ पे इतना तैयार करके लाने की? इलियाना की बात सुनकर मानिक ने सनम की तरफ देखा। जब उसने सनम को पहली बार इन कपड़ों में इतना तैयार देखा तो बस उसे पर टूट पड़ने के लिए बेचैन हो गया, क्योंकि वह लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। मानिक ने इलियाना से कहा, माय लव, तुम्हें नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या नहीं? इलियाना ने कहा, उसका इस गूंगी गवार से क्या लेना देना? मानिक ने हल्का सा उसके कान के पास आकर कहा, यह गूंगी गवार ही कीमत है आज रात तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की। यह सुनकर इलियाना थोड़ा हैरान और कंफ्यूज हो जाती। वह पूछती है, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तभी मानिक इलियाना को बोलता है,
तुम्हें नया मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए जिस आदमी से मैं बात कर रहा हूँ उसने बदले में ऐसी खूबसूरत लड़की की डिमांड की थी। तो मुझे लगा कि सनम भी काफी खूबसूरत है, क्यों ना एक रात के लिए उसे उसके बिस्तर पर डाल दिया जाए। इसमें हर्ज ही क्या है। यह सुनकर इलियाना अपने आईब्रोज ऊपर उठा लेती है और कहती है, अच्छा हाँ, वैसे तुमने ठीक कहा। आखिर ये गूंगी गवार किसी काम तो आई हमारे। मानिक यह सुनकर मुस्कुरा देता है और शराब का घूंट लेते हुए हवस भरी नजरों से सनम की तरफ देखता है और सोचता है, आज रात तुम किसी और का बिस्तर गर्म करो, उसके बाद सीधा मेरी बाहों में। आज तो तुम्हें मैं भी नहीं छोड़ने वाला मेरी जान। बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है जो काफी बड़ी और काली आलीशान थी। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और अपने कोल्ड ऑरा के साथ विराट गाड़ी से बाहर निकलता है। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था और एक्सपेंसिव ब्लैक शूज पहने हुए थे। हाथ में घड़ी की कीमत करोड़ों में थी। शर्ट के ऊपर 2 बटन खुले हुए थे और शर्ट पैंट के अंदर दबी हुई थी, जो उसे काफी हॉट और सेक्सी बना रही थी। विराट काफी ज्यादा आई कैचिंग और हैंडसम लग रहा था। वह गाड़ी से बाहर निकलता है, पिछला दरवाजा भी खुलता है और सुभद्रा के साथ दोनों बच्चे बाहर निकलते हैं, खुशी और अकाय। वैसे सम्राट कभी बच्चों को या अपनी मम्मी को बाहर लेकर बिजनेस पार्टी में नहीं जाता, लेकिन वहां पर उनका कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज की पार्टी खास उसे बोला गया था कि वो अपनी फैमिली के साथ आए। यह पार्टी उसके बिजनेस पार्टनर ने रखी थी, तो वह उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, अपसेट नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपनी पूरी फैमिली को लेकर आना पड़ा। अकाय और खुशी आज बहुत हैंडसम और खूबसूरत लग रहे थे। माया और विराट की फेशियल फीचर्स उनके बच्चों में थे, इसलिए उनके बच्चे भी बहुत प्यारे और खूबसूरत थे। भाग 12 टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमने आगे का पार्ट स्टार्ट करा है। प्लीज आप इसे पसंद करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। आप जितने कमेंट करेंगे उतने ही जल्दी हम इसके आगे के पार्ट डालेंगे। तो दोस्तों, प्लीज 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 कमेंट। हर हर महादेव दोस्तों।